हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका शीर्षक है किसान, जमींदार और राज्य। इन सब के बारे में हम जानेंगे। ये समय है 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये टाइम रहा होगा उस टाइम पे मुगल काल से संबंधित। तो इस चैप्टर में हम जो भी डिस्कशन करेंगे मुगल काल के समय किसानों और जमींदारों और राज्य की क्या स्थिति रही है वही हम करेंगे। तो इस टाइम पे क्या था कि 85% लोग गांव में रहते थे। इसका मुख्य कारण था कि गांव में उन्हें सभी तरह की चीजें मिल जाती थी। गांव में जैसे कि क्या, कृषि, ठीक है, पशुपालन। तो लोगों का गुजारा इन्हीं से चल जाता था। जैसे कि कुछ लोग कृषि करते थे, कुछ पशुओं को पालते थे और कुछ क्या है, सुनार थे, लुहार थे, कुम्हार थे। तो जो भी किसान कृषि करता था वो अपनी उपज को किस तरह से कि कुछ तो अपने लिए रखता था और कुछ जो लुहार सुनार जो उसके लिए किसान के लिए काम करते थे तो उनको भी वो अपनी फसल का कुछ हिस्सा देता था। इसलिए सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे गाँव में और इस तरह से वो अपनी जीविका चला रहे थे कि एक दूसरे की सहायता करके। यानी कि उस टाइम पे मोस्टली क्या था, वस्तु विनिमय, कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। तो जो छोटे खेतीहर और भूमिहर दोनों ही संभ्रांत थे, ठीक है। मतलब छोटे खेतीहर जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी और भूमिहर जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, दोनों ही का मुख्य कार्य क्या था, कृषि उत्पादन, ठीक है। मतलब कृषि करना ही रहा है। दोनों फसल के दावेदार थे, ठीक है। जैसे अगर छोटे किसान के यहाँ थोड़े हिस्से में जमीन खेती हुई है तो वो उसका दावेदार था, और इसी तरह से ज्यादा जमीन वाला। तो इस तरह से उनके रिश्ते, सहयोग आपस में रहे और संघर्ष भी चलता रहा और काम के प्रति प्रतियोगिता भी इस तरह से छोटे और बड़े किसानों के बीच में होती रही। नेक्स्ट इसमें लेंगे किसान और कृषि उत्पादन की। जो किसान है उस टाइम पे कौन कौन सा कृषि उत्पादन करता था, तो इस तरह से वो क्या क्या कार्य करके अपना जीवन गुजारा करता था या अपना जीवन चलाता था। जैसे कि खेतीहर समाज की इकाई क्या था, किसान की। जो खेतीहर है कौन है, तो जो ये समाज है पूरा का पूरा, उस समाज की इकाई, मुख्य इकाई क्या है, किसान। ये किसान का काम क्या था, जैसे कि खेतों की जुताई करना। बीज बोने से पहले खेतों को तैयार किया जाता है ना, तो खेतों की जो जुताई करना है, फिर उसमें फसल बोना, यानी कि फसल बीज डाल देना, फिर फसल को टाइम आने पर काट लेना। और इसके अलावा जैसे कि गांव में गन्ना उगाया जाता था, तो गन्ने से ही क्या बनाया जाता था, शक्कर, ठीक है, शक्कर या चीनी या गुड़। तो ये सब तरह के काम एक किसान करता था और गांव में रह के ही वो इन कामों को करता था। या इसके अलावा क्या है, तेल बनाया जाना। मैदानी इलाके के जो किसान हैं वो मोस्टली इस तरह के काम करते थे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं गांव में, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एक किसान क्या कर रहा है, जुताई कर रहा है, फसल बो रहा है, शक्कर बना रहा है, मतलब छोटे मोटे उद्योग धंधे वो गांव में ही इसलिए लगाए हुए हैं कि वो गांव में उन चीजों को बनाए और वहीं उनका यूज कर ले, कहीं और उसे डिपेंड ना रहना पड़े अपने गांव से बाहर व्यापार पे, ठीक है। तो हम ये नहीं मान सकते कि केवल मैदानी इलाके के जो किसान हैं जो आसानी से ग्रामीण समाज में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, ये ग्रामीण भारत की विशेषता नहीं मान सकते। कुछ ऐसे भी इलाके थे, क्या हुआ, जहाँ पे सूखे क्षेत्र थे और पहाड़ी इलाके भी हम इसमें मान कर चलेंगे, क्योंकि सूखे इलाकों में क्या है, इतनी ज्यादा फसल नहीं हो सकती थी और इसी तरह से पहाड़ी इलाकों में तो वहां मुख्य फसलें ही होती थी। तो ये जो किसान हैं उन फसलों से या अपने आसपास के राज्यों या गांव से चीजें मंगवा के अपना गुजर बसर करती थी। तो इन सब के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि कैसे हम जान पाएं कि उस समय जो किसान
किस तरह से कार्य करता था। तो इसके लिए उस टाइम पे क्या था, मुगल जो साम्राज्य अस्तित्व में था, तो उन्होंने अपने जो भी दरबारी हैं उनसे क्या कुछ दस्तावेज लिखवाए। तो इन दस्तावेजों को ही क्या कहा गया है, स्रोत। और ये स्रोत कैसे हैं, ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, तो इन ऐतिहासिक स्रोतों में क्या है, 16वीं से 17वीं सदी के बीच में जो भी मुगल बादशाह राजा रहे हैं या सम्राट रहे हैं, उन्होंने अपने जो लेखक हैं उनसे दस्तावेज तैयार करवाए हैं भूमि आंकड़ों से संबंधित। तो इसी तरह का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है एक आईने अकबरी। इसमें इसके लेखक हैं अबुल फजल। अबुल फजल क्या है, इसके लेखक। ये सम्राट अकबर ने अपने दरबारी अबुल फजल से अपने पूरे राज्य का ब्यौरा, खेतों का, कृषि का लिखवाया है। तो इसमें किस किस चीज का वर्णन है, खेतों की जुताई का, कि कैसे फसल लगाने से पहले खेतों को जोत के तैयार किया जाता है, कर वसूली, राज्य व जमींदारों के बीच में किस तरह का रिश्ता है, किस तरह का संबंध है। तो इस सब का वर्णन इस आईने अकबरी में किया गया है। तो आईन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, सम्राट अकबर जो हैं वो ये चाहते थे कि ये जो आईन है साम्राज्य का एक ऐसा खाका तैयार कर दे जहां पर क्या हो, जो ये सत्ताधारी सत्ता में रहने वाला दल अन्य समाज के साथ मिलजुल कर रह सके। मीन्स उनका ये था कि भाई ऐसा दिखाए इस किताब में, ऐसा वर्णन करे कि सत्ताधारी जैसे कि अकबर जैसा शासक उस टाइम पे सत्ता में था, कि वो किस तरह से अपने समाज के साथ मिलजुल कर रहा है। फिर अगर मुगलों के खिलाफ कोई बगावत करता है, यानी कि सत्ता की बगावत करता है, या तो उसकी जो बगावत करने वाला सत्ताधारी होता है उसकी सत्ता का असफल होने का पक्का वादा था। मीन्स मुगल उस टाइम पे इतने सत्ताधारी थे, मतलब सत्ता में इतने अधीन थे कि वो किसी अन्य को वहां सफल होना देना ही नहीं चाहते थे। फिर सरकारी आमदनी के अन्य स्रोत। एक स्रोत तो क्या हो गया, कृषि से प्राप्त होने वाली आय। तो अन्य स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से जो दस्तावेज मिले हैं, जो भी हमें लिखी हुई सामग्री मिली है, तो उनसे पता चलता है। और इसके अलावा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी है और पूर्वी भारत के कृषि संबंधी जानकारी दी है उन्होंने। इसी तरह से किसानों, जमींदार और राज्य के बीच झगड़े का भी वर्णन करते हैं ये दस्तावेज, जो अंग्रेजी टाइम में और मुगल काल में लिखे गए हैं। किसान और उनकी जमीन, किसान और उनकी जमीन के बारे में, मतलब किस तरह के किसान थे। तो किसान जो है मुगल काल में किसान के लिए क्या शब्द यूज होता था, रैयत। ठीक है, रैयत कौन होते थे, किसान। दूसरा है इसका बहुवचन, मतलब एक किसान के लिए रैयत और ज्यादा के लिए रियाया वर्ड यूज होता था उस टाइम पे। इन्हें मुजारियन भी कहा जाता था। वैसे किसान तो था ही था, और दूसरा इसके लिए आसामी भी कहा जाता था किसान के लिए। तो देखो एक किसान के कितने नाम हो गए, रैयत, और अगर हम इसको ज्यादा किसानों के लिए यूज करते हैं तो हो जाता है रियाया, मुजारियन और आसामी। तो ये सब क्या कहलाते थे, किसान। तो किसान भी दो तरह के हैं उस टाइम में, मुगल काल में। दो तरह का वर्णन हमें दस्तावेजों में मिलता है। तो कौन कौन से हैं, खुदकाश्त और पाहीकाश्त। खुदकाश्त जो वो किसान होते थे जो अपनी जमीन पे खेती करते थे, ठीक है, अपनी ही जमीन पे खेती करते थे। और पाहीकाश्त जो दूसरे की जमीन पे खेती करते, तो वो पाहीकाश्त कहलाते थे, या दूसरे गांव में जाकर। तो उत्तर भारत के जो किसान हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है कि उनके पास मुश्किल से ही एक जोड़ी बैल होता था और हल, इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं होता था खेती करने के लिए। तो ये किसान के पास चीजें थी अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। गुजरात में इसी तरह का एक साक्ष्य मिला है कि जो 6 एकड़ जमीन वाला है वो किसान, वो कैसा माना गया है, समृद्ध माना गया है। और इसी तरह से बंगाल में 6 एकड़ जमीन वाले को औसत का दर्जा दिया गया है। औसत किसान है कि मीन्स वो ना अमीर है ना गरीब है,
वो है बीच वाला। और जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वहां बंगाल में उसको अमीर माना गया है। और इस तरह से जो खेती है उसको मिल्कियत के व्यक्तित्व सिद्धांत के आधार पर कि एक मालिकाना हक कि एक व्यक्ति का मालिकाना हक है, उसके आधार पर उसको खरीद भी सकते थे और बेच भी सकते थे। जैसे कि अन्य संपत्ति में किसी के पास पशु है कोई, ठीक है, तो उसको बेच सकता है, या कपड़े गहने। तो इसी तरह से ये जो खेती है वो भी अपनी व्यक्तिगत होती थी और इसको खरीद और बेच सकता था किसान। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा के किसानों की जो मिल्कियत का जो नियम है वो 17वीं सदी में भी लागू है। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जो दिल्ली आगरा के किसानों का मिल्कियत का नियम 19वीं सदी में है वो 17वीं सदी में भी इसी तरह से था। सिंचाई और तकनीक, तो उस टाइम पे किस तरह की सिंचाई और तकनीकी का यूज हुआ है किसानों ने अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो कृषि का विस्तार किस कारण था? जमीन बहुत अधिक मात्रा में थी और मजदूर भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो गांव में रहती थी, तो आसानी से इसलिए हो जाती थी। और श्रम सस्ता भी था। गतिशील किसान जो है वो गतिशील रहता था। मीन्स अगर एक जगह जमीन अच्छी नहीं है तो दूसरी जगह जाके खेती कर सकता था। और मुख्य फसलें चावल, गेहूं और ज्वार की फसल, ठीक है, ये किस लिए पैदा की जाती थी? पेट भरने के लिए। और कहाँ पैदा की जाती थी, किस तरह की? 40 इंच वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की, और गेहूं, ज्वार और बाजरा की जो फसल है 40 इंच से कम बारिश वाले क्षेत्रों में की जाती थी। कृषि क्या थी उस टाइम पे? मानसून पे निर्भर थी और पूरे समाज की रीढ़ की हड्डी मानसून ही थी, ठीक है, क्योंकि सारी जो कृषि है वो इस पे मानसून पे ही डिपेंड कर रही थी, ठीक है। सिंचाई के कृत्रिम तरीके भी प्रयोग किए गए, लेकिन ये बहुत ही कम थे। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो है खेती उस टाइम पे मानसून पे ही निर्भर थी। तो भारतीय कृषि से प्रभावित होकर बाबरनामे में इस चीज का वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है वो ये बताते हैं कि बहते पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब उस टाइम पे नहरी जो पानी है, नहरी या नालों वाला पानी नहीं था। किस तरह की सिंचाई व्यवस्था थी? मानसून पर। शीत ऋतु में जैसे बारिश पे, फिर बसंत ऋतु में बाल्टी या रहट के द्वारा सिंचाई की जाती थी। रहट एक कुएं से, रहट क्या होता था? रहट जो है वो कुएं से पानी निकालने वाला एक साधन था, ठीक है, बैलों के द्वारा पानी निकाला जाता था। तो इस तरह से सिंचाई की जाती थी। अब नेक्स्ट इसमें लेते हैं कि उत्तर भारत में क्या था। उत्तर भारत में सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई भी गई हैं और पुरानी नहरों की भी मरम्मत की गई है। इस तरह का उदाहरण हम देखते हैं पंजाब में शाह नहर शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई है। बैलों वहल की सहायता से ही कृषि की जाती है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक किसान के पास मुख्यतः 2 बैल और 1 हल ही होता था कृषि का मुख्य साधन। और फसलों की भरमार, फिर भी उस टाइम पे फसलों की भरमार क्यों थी? एक तो बारिश ज्यादा होती थी और दूसरा क्योंकि पतझड़ वाली जो फसल है मुख्यतः बारिश पर, तो बारिश उस टाइम पर पेड़ पौधे ज्यादा थे, तो पेड़ पौधों के ज्यादा होने के कारण क्या है, बारिश भी ज्यादा थी, ठीक है। तो इस कारण बहुत अच्छी फसल होती थी। और रबी की फसल में बसंत ऋतु में तो उस टाइम पे भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। तो इस तरह से क्या है, फसलों की भरमार रहती थी या फसल उत्पादन में वृद्धि थी। आइन में 39 तरह की फसलों का वर्णन, ठीक है। और ये कहाँ, कौन से क्षेत्र में? आगरा में। दिल्ली में 43 प्रकार की फसलें, और बंगाल में, अकेले बंगाल में 50 किस्म के चावल के बारे में, ठीक है, 50 किस्म के क्या थे? चावल के बारे में वर्णन मिलता है, या धान। आहार की फसलों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इसका अर्थ यानी कि अन्य फसलों को ध्यान ही नहीं देते थे, ऐसा नहीं था, ठीक है। आहार की फसलों पर, क्योंकि उस टाइम पे मुख्य
प्राइमरी मुख्य ध्यान, ठीक है। क्यों? क्योंकि आहार ही पहला था किसान का उद्देश्य कि अपनी जरूरत के लिए कृषि करना, ठीक है, जरूरत के लिए कृषि करना, तो इसलिए आहार की फसलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फसलें थी जिनको जीन्स से कामिल कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता? जीन्स से कामिल। जीन्स भी क्या है? एक फसल को ही कहा जाता है। तो इस तरह कौन कौन सी फसलें जीन्स से कामिल में शामिल हैं? तो ये थी गन्ना और कपास, जिनसे ज्यादा कर मिलता था और मुगल काल में इनकी कृषि को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। किन फसलों को जिनसे कामिल कहा जाता था? गन्ना और कपास। तो ये कपास कहाँ पैदा होती थी? कपास मध्य भारत और दक्षिण के पठार में। चीनी के लिए कौन सी जगह? बंगाल, क्योंकि वहां पे एक नदी बहती है, हुगली नदी, तो उस नदी का भी पानी मिल जाता था, इसलिए वहां पे गन्ना ज्यादा होता था और इसलिए चीनी बनती थी। इसी तरह से तिलहन व दालें, नकदी फसलें भी वहीं पे ज्यादा होती थी। नेक्स्ट लेंगे तंबाकू। तो तंबाकू जो है वो इंडिया में नहीं होता था, सबसे पहले ये दक्कन में पहुंचा और 17वीं सदी के आरंभ में उत्तर भारत में लाया गया। 1604 ईस्वी में अकबर और उसके बिजात ने पहली बार तंबाकू का प्रयोग किया है। जहांगीर ने इसको बुरी लत मानकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर भी इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लग पाया और 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू का उत्पादन और बिक्री की मुख्य वस्तुओं में से ये एक उभर के आता है। फिर 1600-1700 के बीच भारत की आबादी जो है वो 5 करोड़ तक बढ़ जाती है। तो उसका मुख्य रीजन क्या है? जैसे कि कृषि में वृद्धि, ठीक है, कृषि की वृद्धि मुख्य रीजन माना गया है। फिर तो ये बढ़ोतरी कितने के लगभग हुई है? 200 वर्षों में 33% बढ़ोतरी के साथ, क्योंकि जब अकाल होता था तो उसके साथ भूखमरी आ जाती थी, तो कुछ लोग भूखमरी और अकाल के कारण मर जाते थे। लेकिन जब बारिश मानसून अच्छा है, फसल ज्यादा हो रही है, तो किसान को पेट भरने के लिए अन्न मिल जाता था, तो इसके कारण जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली गई। मक्का जो है भारत में कहाँ से आया? ये आया है अफ्रीका से, और स्पेन से क्या? टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, पपीता, ये सारी चीजें बाहरी संसार से ही, ठीक है, अन्य संसार या बाहरी संसार से इंडिया में आई है। अब ग्रामीण समाज की बात कर लेते हैं। तो ग्रामीण समाज का ताना बाना उस टाइम पे किस तरह का था? तो इसके 2 घटक थे, खेती हर किसान, ठीक है, सॉरी उसके घटक थे। एक तो किसान, ग्रामीण गांव में कौन रहेगा? किसान ही रहेगा। फिर पूरे गांव को चलाने के लिए पंचायत होनी चाहिए और गांव का मुखिया होना चाहिए। जाति और ग्रामीण माहौल, किस तरह की जातियां उस टाइम समाज में थी? और तो जातीय भेदभाव के कारण किसानों को कई समूहों में बांट दिया गया था। कि खेतों की जुताई करने वाले लोगों में नीच समझे जाने वाले मजदूरों की होती थी, ठीक है। जो खेतों की जुताई का काम, उन्हें क्या समझा जाता था? नीच समझे जाने, और उन्हें क्या माना जाता था? मजदूर। जमीन की बहुतायत होने के बाद भी कुछ जाति के लोगों को नीच ही माना जाता था। इसका रीजन यही है कि वो कौन सा काम करते थे? खेतों की जुताई का। गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब था और वे जातीय बंधन में बंधे हुए थे, मतलब जिस जाति में थे वो उसी जाति के रहे, चाहे वो अमीर रहे चाहे गरीब रहे। और जैसे आज आधुनिक भारत में दलितों की स्थिति है, उसी तरह से गांव की आबादी में गरीबों की स्थिति थी उस टाइम पे। मुस्लिम समुदाय में भी हलाल खुरान जैसे जो नीच समूह है उसको गांव से बाहर ही रहना पड़ता था। और बिहार में भी इस तरह का एग्जाम्पल मिला है। दस्तावेजों से पता चला है कि मल्ला जादव की तुलना किससे की गई थी? दासों से, गुलामों से। मल्ला जादा कौन होते थे? नाव चलाने वाले, ठीक है, नाव को चलाने वाले, उनकी तुलना दास या गुलामों से की जाती थी। 17वीं सदी के बारे में बात करें तो मारवाड़ में एक पुस्तक लिखी है, उसमें क्या कहा गया है? राजपूत को किसान, राजपूत को क्या माना गया है? किसान माना गया है। इस पुस्तक में जाटों को भी किसान कहा गया है। लेकिन क्या है, इसी पुस्तक में बताया गया कि जो राजपूतों के मुकाबले किसान जो वो जाट हैं वो कम दर्जे वाले हैं, ठीक है। ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? राजपूतों को, ठीक है। तो ज्यादा महत्व के कौन माने गए हैं? राजपूत।
और इसी के साथ 17वीं शताब्दी में राजपूत होने का दावा करने वाले कौन कौन हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में वृंदावन के गौरव समुदाय। और पशुपालन और बागवानी में वृद्धि से क्या हुआ है, जैसे कि किसान कौन कौन है, जाट और राजपूत। तो इसमें मुख्यतः किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, राजपूतों को। इसी तरह के काम दूसरे हैं, पशुपालन और बागवानी, तो इसमें वृद्धि हुई है। इसमें वृद्धि होने से कौन कौन से जो जातियां हैं वो उभरी हैं, तो ये अहीर, गुज्जर, माली, इनकी स्थिति में सुधार आया है। फिर पंचायत और मुखिया के बारे में, पंचायत बुजुर्ग जो होते हैं उनका जमावड़ा, गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके पास पुश्तैनी जमीन होती थी, मतलब वही पंचायत में हिस्सा ले सकते थे जिनके पास अपनी बहुत ज्यादा जमीन होती थी। नीच जात और छोटे मोटे व्यक्तियों को इसमें कोई जगह नहीं थी। पंचायत का फैसला सारे गांव में मान्य होता था, ठीक है, पूरा गांव पंचायत के फैसले को मानता था। पंचायत के सरदार को मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। गांव के मुखिया का चुनाव किससे, बुजुर्गों की सहमति से, चुनाव के बाद और फिर जमींदार से मंजूरी ली जाती थी। और बुजुर्गों की, ये जो बुजुर्ग हैं जो इसका चुनाव करते थे गांव के मुखिया का, उसकी कृपा से ही ये जो मुखिया है अपने पद पर रह पाता था। गांव के मुखिया के कार्य क्या क्या है, जैसे कि गांव के आमदनी व खर्च का हिसाब पटवारी की मदद से करता था। वो पंचायत का खर्चा आम आदमियों द्वारा गांव के खजाने में दिए जाने वाले पैसे से चलता था। और इसके साथ ही गांव में आने वाले अधिकारियों की खातिरदारी पे भी खर्च होता था। प्राकृतिक आपदाओं पे, अगर बाढ़, भूकंप इत्यादि आपदाएं आती हैं तो गांव के खजाने से उस पैसे का प्रयोग किया जाता था लोगों को सहायता करने के लिए। सामुदायिक कार्य हैं, जैसे कि बांध बढ़ाना, नहरों की खुदाई करने के लिए भी सरकारी खजाना, कौन सा खजाना, जो पंचायत के पास करों से पैसा आता था गांव के खजाने में। तो नेक्स्ट लेते हैं, इस ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य यह देखना होता था कि लोग अपनी जाति के अंदर रहे, मतलब बहुत ज्यादा जातिगत बंधन थे, ठीक है, जातिगत बंधन, तो लोगों को जाति के अंदर ही बांध कर रखा जाता था। पूर्वी भारत में तो इस तरह की सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में, मंडल कौन होता था, मुखिया, गांव का मुखिया। तो पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो वहां मंडल की मौजूदगी, अपने ओहदे का ये गलत प्रयोग भी करते थे। कैसे गलत, कि भाई कर ज्यादा वसूल करना और अपने खेतों पे कर ना देना, तो इस तरह से ही अपने ओहदे का मंडल गलत प्रयोग करते थे। जाति की अवहेलना को रोकना ये गांव के मुखिया की जिम्मेवारी होती थी। पंचायत को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने के अधिकार भी प्राप्त थे, ठीक है, कि समुदाय से निकालना है किसी व्यक्ति को, तो ये भी अधिकार पंचायत को मिले हुए थे। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अलग पंचायत भी होती थी, जो बहुत ताकतवर मानी गई है। उस टाइम पे जातिगत फैसले एक जाति की पंचायत में ही लिए जाते थे। तो इसी तरह में राजस्थान में जाति पंचायतों का कार्य क्या है, दीवानी जो मुकदमे हैं, दीवानी मतलब जमीन जायदाद से संबंधित मुकाबले हैं, मुकदमे हैं, वो सुलझाने होते थे। जमीन से जुड़ी दावेदारी के जो झगड़े हैं वो सुलझाने होते थे। ये देखना कि शादियां जातिगत मानदंडों के आधार पे हो रही है या नहीं, मतलब एक जाति की शादी एक जाति के अंदर हो रही है या नहीं, ये देखना भी गांव के मुखिया का ही कार्य था। गांव के कार्यक्रम किसको तरजीह दी जाए, यानी कि किसको प्रेफरेंस दी जाए, ये भी एक मुखिया का ही कार्य होता था। क्रम कांडों का वर्चस्व किस क्रम में होगा, कौन से क्रम पहले किए जाएंगे, ठीक है, क्रम के अनुसार, यानी कि कौन से काम पहले किए जाएंगे। तो इस तरह का कार्य किसका था, ये सब पंचायत के मुखिया का ही होता था। फौजदारी मुकदमों को छोड़कर सभी तरह के फैसले कौन लेता था, मुखिया, गांव का मुखिया या मंडल, इस मुखिया का ही नाम है मंडल। नेक्स्ट लेते हैं पश्चिमी भारत का उदाहरण। तो पश्चिमी भारत, राजस्थान और महाराष्ट्र के लोगों ने पंचायत से उच्च जातियों और कर अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर और बेगार वसूली की अर्जियां भी दी हैं। ज्यादातर जो अर्जियां हैं वो कौन देगा, नीच जाति के लोग ही। पंचायतों को इस तरह की अर्जी पर सुनवाई करनी पड़ती थी और बीच बचाव का रास्ता निकालना पड़ता था और समझौता करना पड़ता था। अगर समझौता नहीं होता तो खेती हर क्या होता था, गांव छोड़कर भाग जाता था और गांव छोड़ के भाग के वो कहाँ जाता था, किसी दूसरे गांव में अपने काम के लिए,
ठीक है। तो इससे क्या होता था, पंचायत को कर कम मिलता था, इसलिए समझौते को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। अब ग्रामीण दस्तकार थे, कुछ लोग दस्तकारी का भी कार्य करते थे। अंग्रेजी जो सर्वेक्षण है और मराठा दस्तावेज उनके अनुसार गांव में दस्तकार बहुत अधिक थे। कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। किसानों और दस्तकारों में अंतर करना मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि कुछ किसान ऐसे होते थे ये कार्य भी करते थे और कुछ दस्तकार ये वाला किसानी वाला कार्य भी करते थे। तो दोनों मिले जुले हुए थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार जैसे दस्तकार अपनी सेवाएं गांव वालों को देते थे और बदले में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, कि अनाज का कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था, या जमीन जो खराब नहीं होती थी, लेकिन किसान के पास क्या होती थी, अतिरिक्त होती थी। एक किसान के पास जब ज्यादा जमीन होती थी तो वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा इनको कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार को दे देता था। महाराष्ट्र में इस जमीन को दस्तकारों के लिए मिरास या वतन माना गया है, जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार हो गया। अब 18वीं सदी के जो स्रोत हैं उनके अनुसार बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले रोज का भत्ता और खाने के लिए पैसे भी देते थे और इस व्यवस्था को ही जजमानी कहा जाता था। तो ये वीडियो जो है, इस रिलेशन में हम इतनी ही बातें करेंगे। जो रिमेनिंग चैप्टर रह जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक द माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।